लोकेशन मद्रास चेन्नई इंडिया ईयर 1744। एक छोटे से अंधेरे कमरे में एक 19 साल का लड़का बैठा है। वो पसीने से लथपथ है, उसकी आंखों में डिप्रेशन है, डिस्पेयर है, उसके हाथ में एक भरी हुई पिस्टल है। वो लड़का अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है। वो इंडिया नहीं आना चाहता था, वो यहाँ एक राइटर यानी क्लर्क की नौकरी कर रहा है। दिन भर फाइल्स लिखना, हिसाब करना, उसे लगता है उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। वो पिस्टल उठाता है, अपनी कनपट्टी यानी टेम्पल पर रखता है, आंखें बंद करता है और ट्रिगर दबाता है। क्लिक। गोली नहीं चलती, गन जैम हो गई। वो लड़का हैरान होता है, वो दोबारा गन लोड करता है, चेक करता है, सब ठीक है। वो फिर से गन सर पर रखता है, ट्रिगर दबाता है, क्लिक, गन फिर जैम हो गई। वो गुस्से में पिस्टल को जमीन पर फेंक देता है। तभी उसका एक दोस्त कमरे में आता है। वो उस पिस्टल को उठाता है, खिड़की के बाहर पॉइंट करता है और ट्रिगर दबाता है। बैंग, गोली चल जाती है। वो 19 साल का लड़का सन्न रह जाता है। वो सोचता है, अगर मौत ने मुझे 2 बार रिजेक्ट किया है तो जरूर किस्मत ने मुझे किसी बड़े काम के लिए जिंदा रखा है। वो लड़का कौन था? वो लड़का था रॉबर्ट क्लाइव। और किस्मत ने उसे जिस बड़े काम के लिए जिंदा रखा था, वो था इंडिया को लूटना। ये वो आदमी है जिसने अकेले दम पर, बिना किसी आर्मी ट्रेनिंग के, भारत की किस्मत बदल दी, जिसने एक कंपनी को एम्पायर बना दिया। आज शून्य पॉडकास्ट पर हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट टेकओवर की। भूल जाओ गूगल, एप्पल या अमेज़न को। दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी थी द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास अपनी आर्मी थी, अपनी नेवी थी, और जो दुनिया की 25% इकोनॉमी यानी इंडिया की मालिक थी। ये कहानी जंग की नहीं है, ये कहानी व्यापार की है, जहां प्रॉफिट के लिए एक पूरे देश को बेच दिया गया। वेलकम टू द स्टोरी ऑफ द मैन हु स्टोल इंडिया। एक्ट वन, द गोल्डन बर्ड वर्सेस द स्टार्टअप। कॉन्टेक्स्ट, 1750s का इंडिया। इमेजिन कीजिए उस वक्त के भारत को। दुनिया का 25% जीडीपी अकेले इंडिया से आता था। यूरोप उस वक्त गरीब था। इंग्लैंड एक छोटा सा आइलैंड था जो वूल बेचता था। इंडिया में मुगल एम्पायर टूट रहा था, लेकिन इंडिया की दौलत यानी वेल्थ अभी भी इंटैक्ट थी। बंगाल, आज का वेस्ट बंगाल प्लस बांग्लादेश, दुनिया का सबसे अमीर रीजन था। वहाँ के कपड़े यानी मसलिन, वहाँ के मसाले, वहाँ का सोना पूरी दुनिया को पागल किए हुए था। और दूसरी तरफ थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई सरकार नहीं थी, ये लंदन के कुछ अमीर व्यापारियों का एक ग्रुप था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज एलॉन मस्क या जेफ बेजोस की कंपनी है। इनका मकसद राज करना नहीं था, इनका मकसद सिर्फ एक था, प्रॉफिट। सस्ता खरीदो, महंगा बेचो। रॉबर्ट क्लाइव इस कंपनी में एक जूनियर क्लर्क था। उसकी सैलरी थी 5 पाउंड्स पर ईयर। उसका काम था गोडाउन में बैठकर कपड़ों की गठरियां गिनना। वो एक फेलियर था। बचपन में उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो गुंडागर्दी करता था। उसके बाप ने उसे इंडिया इसलिए भेजा था ताकि वो वहां मर जाए या कुछ बन जाए। लेकिन मद्रास में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस क्लर्क को जनरल बना दिया। फ्रांस की कंपनी यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जंग शुरू हो गई। मद्रास पर फ्रेंच ने कब्जा कर लिया। क्लाइव को भागना पड़ा। वो अपना चेहरा काला करके धोती पहनकर एक लोकल इंटरप्रेटर बनकर वहां से निकल गया। उस दिन उसके अंदर का क्लर्क मर गया और एक वॉरियर पैदा हुआ। एक्ट टू, द इम्पॉसिबल गैम्बल, सीज ऑफ आर्कॉट 1751। ये वो मोमेंट है जहां हिस्ट्री पलट गई। ब्रिटिश कंपनी हार रही थी। फ्रेंच कंपनी पूरे साउथ इंडिया पर कब्जा कर चुकी थी। ब्रिटिश ऑफिसर्स डरे हुए थे। वो इंडिया छोड़ने का प्लान बना रहे थे। तब 26 साल का रॉबर्ट क्लाइव आगे आया। उसने कहा, मुझे कुछ सोल्जर्स दो, मैं आर्कॉट पर हमला करूंगा। आर्कॉट कर्नाटक रीजन की राजधानी थी। ऑफिसर्स हंसे। तू एक क्लर्क, तूने कभी बंदूक पकड़ी है? लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने क्लाइव को 200 सोल्जर्स दिए और कहा, जाओ मरो। सामने आर्कॉट में 10,000 सोल्जर्स की दुश्मन सेना थी। रेशियो 1 वर्सेस 50। क्लाइव अपनी छोटी सी आर्मी लेकर आर्कॉट की तरफ निकला। रास्ते में एक भयंकर तूफान, थंडरस्टॉर्म आया। बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। इंडियन मान्यता के हिसाब से तूफान में सफर करना अपशगुन होता है। दुश्मन के जासूसों ने देखा कि ये गोरे लोग पागल हैं, ये बिजली तूफान में भी मार्च कर रहे हैं। उन्हें लगा ये कोई शैतान है। दुश्मन की सेना बिना लड़े डर के मारे आर्कॉट छोड़कर भाग गई। क्लाइव ने बिना गोली चलाए शहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। दुश्मन वापस आया। 10,000 सोल्जर्स ने आर्कॉट के किले को घेर लिया। क्लाइव के पास सिर्फ 200 लोग थे। खाना खत्म हो रहा था, पानी खत्म हो रहा था। 50 डेज, 50 दिन तक वो क्लर्क उस किले में डटा रहा।
जब खाना खत्म हुआ तो उसके इंडियन सेपॉयज ने कहा, साहिब आप लोग चावल खाओ, हम सिर्फ चावल का पानी यानी कंजी पी लेंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं। ये लॉयल्टी थी क्लाइव की लीडरशिप की। आखिरकार क्लाइव ने उस मैसिव आर्मी को हरा दिया। इस जीत ने रॉबर्ट क्लाइव को ओवरनाइट स्टार बना दिया। लंदन में लोग कहने लगे कि कौन है ये लड़का जिसने हारी हुई बाजी पलट दी। प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट ने उसे हेवन बॉर्न जनरल कहा। क्लाइव वापस इंग्लैंड गया, अमीर बनकर। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। असली सोने की चिड़िया अभी भी बाकी थी, बंगाल। एक्ट 3, द ब्लैक होल एंड द टाइगर ऑफ बंगाल, 1756। साल 1756। बंगाल का नया नवाब बनता है सिराज उद दौला, 23 साल का गरम खून। सिराज को अंग्रेज पसंद नहीं थे। उसने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता में अपना किला बना रही है। सिराज ने ऑर्डर दिया, रोको इसे, तुम व्यापारी हो, व्यापार करो, राज मत करो। कंपनी ने सिराज को इग्नोर किया। सिराज गुस्से में अपनी मैसिव आर्मी लेकर कलकत्ता पहुंच गया। उसने अंग्रेजों को कुचल दिया, फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने ब्रिटिश एम्पायर को रिवेंज मोड में डाल दिया, द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा। कहा जाता है कि सिराज के सोल्जर्स ने 146 ब्रिटिश कैदियों को एक छोटे से कमरे 18 बाय 14 फीट में बंद कर दिया। वो जून की गर्मी थी, हवा आने की जगह नहीं थी। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो 146 में से सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, बाकी सब दम घुटने से मर गए। हिस्टोरियंस नंबर्स पर डिबेट करते हैं, लेकिन ब्रिटिश मीडिया ने इसे एक मैसेकर बना दिया। ये खबर मद्रास पहुंची। रॉबर्ट क्लाइव जो वापस आ चुका था, गुस्से से पागल हो गया। उसने कहा, मैं सिराज को मिट्टी में मिला दूंगा। रॉबर्ट क्लाइव अपनी आर्मी लेकर बंगाल निकला। लेकिन जब वो बंगाल पहुंचा तो उसने देखा कि सिराजुद्दौला के पास 50,000 सोल्जर्स हैं और फ्रांस की हैवी आर्टिलरी यानी तोपें हैं। क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 सोल्जर्स थे। क्लाइव जानता था कि वो सिराज को मैदान जंग यानी बैटलफील्ड में नहीं हरा सकता। सीधी लड़ाई मतलब मौत। तो क्लाइव ने वही किया जो एक कंपनी करती है। उसने रिश्वत का खेल खेला। उसने सोचा कि सिराज की आर्मी को हराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके जनरल्स को खरीदने की जरूरत है। क्लाइव ने ढूंढा सिराज के सबसे बड़े दुश्मन को, और वो दुश्मन उसके घर में ही था, मीर जाफर, सिराज का कमांडर इन चीफ यानी सेनापति। मीर जाफर एक बुजुर्ग आदमी था जो खुद नवाब बनना चाहता था, लेकिन एक 23 साल के लड़के के नीचे काम कर रहा था। क्लाइव ने मीर जाफर को एक सीक्रेट लेटर भेजा। ऑफर सिंपल था, तुम जंग के मैदान में अपनी आर्मी को रोक लेना, सिराज को हारने दो, बदले में हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। ये डील थी, इंडिया की आज़ादी का सौदा। एक तरफ देशभक्ति, दूसरी तरफ कुर्सी। मीर जाफर ने कुर्सी चुनी। लेकिन बात सिर्फ मीर जाफर तक नहीं थी। इस डील को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए था, और वो पैसा आया इंडिया के सबसे बड़े बैंकर से, जगत सेठ से। जगत सेठ उस वक्त का एलॉन मस्क प्लस वॉरेन बफेट था। मुगल एम्पायर का सारा पैसा वो मैनेज करता था। जगत सेठ भी सिराज से नफरत करता था, क्योंकि सिराज ने एक बार उसे थप्पड़ मारा था। तो क्लाइव, मीर जाफर और जगत सेठ तीनों ने मिलकर प्लासी के मैदान में एक नाटक रचने का प्लान बनाया। तारीख तय हुई, 23 जून 1757, बैटल ऑफ प्लासी। एक तरफ सिराजुद्दौला की 50,000 की फौज, हाथी घोड़े तोपें, दूसरी तरफ क्लाइव की 3,000 की छोटी सी आर्मी। देखने में लग रहा था कि क्लाइव 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन सिराज को नहीं पता था कि उसकी आर्मी के 70% सोल्जर्स उसके हैं ही नहीं। सुबह हुई, सूरज निकला, सिराज ने ऑर्डर दिया अटैक। लेकिन मीर जाफर अपनी पूरी आर्मी लेकर चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया। सिराज चीखता रहा, ऑर्डर देता रहा, लेकिन कोई नहीं हिला। ये जंग नहीं थी, ये विश्वासघात था। क्लाइव ने हमला किया। सिराज की बची कुची लॉयल आर्मी घबरा गई। सिराज को समझ आ गया कि वो हार चुका है। वो मैदान छोड़कर भागा। शाम होते होते, बिना किसी बड़ी लड़ाई के, रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया जीत लिया। उस दिन 23 जून 1757 को सूरज डूबा सिराजुद्दौला का, लेकिन सूरज डूबा पूरे भारत का। अगली सुबह जब हुई तो इंडिया अब आज़ाद देश नहीं था, वो एक कंपनी की प्रॉपर्टी बन चुका था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जीतने के बाद क्लाइव ने जो लूट मचाई, वो इंसानियत के इतिहास की सबसे बड़ी लूट थी। क्लाइव ने मीर जाफर से कितना पैसा लिया और कैसे उस लूट ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फंड किया। एक्ट 4, द ग्रेट लूट यानी सोने की चिड़िया का पिंजरा। 23 जून 1757, प्लासी की लड़ाई खत्म हुई। मीर जाफर जो अब नया नवाब था, उसने रॉबर्ट क्लाइव के लिए मुर्शिदाबाद यानी बंगाल की राजधानी का खजाना खोल दिया। क्लाइव जब उस खजाने यानी ट्रेजरी के अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां सोने की ईंटें थीं, हीरे जवाहरात के ढेर थे। ऐसी दौलत थी जो यूरोप के किसी राजा के पास भी नहीं थी। क्लाइव ने वहां से कितना लिया?
उसने 2.5 मिलियन पाउंड्स यानी आज के हिसाब से अरबों रुपए उठा लिए। इस दौलत को इंग्लैंड ले जाने के लिए 100 से ज्यादा नाव लगी। सोचो जरा, एक देश का सारा पैसा निकलकर दूसरे देश जा रहा था। इसे हिस्ट्री में कहा जाता है द प्लासी प्लंडर। मीर जाफर को लगा था वो राजा बनेगा, लेकिन वो राजा नहीं, वो क्लाइव का गधा यानी क्लाइव्स जैकल बन गया था। जब भी क्लाइव को पैसे चाहिए होते, वो मीर जाफर को निचोड़ता। जब मीर जाफर के पास पैसे खत्म हो गए, तो क्लाइव ने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। ये कुर्सी का खेल चलता रहा और बंगाल खाली होता रहा। लेकिन इस लूट का सबसे बुरा असर कहाँ हुआ? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ। हमारे पैसे से वहां फैक्ट्रीज बनी, स्टीम इंजन्स बने। और इंडिया इंडिया जो टेक्सटाइल यानी कपड़े का किंग था, उसके हाथ काट दिए गए। कंपनी ने कहा, इंडिया अब कपड़ा बनाएगा नहीं, सिर्फ कपास उगाएगा। कपड़ा मैनचेस्टर में बनेगा और वापस इंडिया में बेचा जाएगा। हमारे किसान बर्बाद हो गए, हमारे बुनकर भूखे मरने लगे। एक्ट 5 द कॉर्पोरेट मॉन्स्टर यानी दीवानी राइट्स एंड द फैमिन ऑफ 1770। क्लाइव वापस इंग्लैंड चला गया अमीर बनकर, लेकिन वो एक सिस्टम छोड़ गया। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और 1765 में क्लाइव वापस आया एक आखिरी डील करने, द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इस तस्वीर को ध्यान से देखो। एक तरफ मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड बैठा है, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव खड़ा है। बादशाह एक कागज पर साइन कर रहा है। वो कागज क्या था? वो थी दीवानी ऑफ बंगाल। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का हक अब ईस्ट इंडिया कंपनी का था। जिम्मेदारी नवाब की, लेकिन पैसा कंपनी का। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका नतीजा क्या निकला? साल 1770, द ग्रेट बंगाल फैमिन। बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फसल खराब हो गई। किसी भी नॉर्मल देश में राजा टैक्स माफ कर देता, अनाज बांटता। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी कोई राजा नहीं थी, वो एक कॉरपोरेशन थी। उन्हें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना था। सूखे के दौरान कंपनी ने टैक्स 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया। उन्होंने कहा, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम जिंदा हो या मरो, हमें पैसा चाहिए। लोगों ने घास खाई, पत्ते खाए और आखिर में एक दूसरे को खाया। कैनिबलिज्म। नतीजा, बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन, 1 करोड़ लोग भूख से मर गए। सड़कों पर लाशों के ढेर थे, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था। और क्लाइव और कंपनी? उस साल कंपनी ने रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया और अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दिया। ये थी कॉर्पोरेट ग्रीड की असली शक्ल। एक्ट 6 द डेथ ऑफ अ कॉन्शियंस यानी क्लाइव का अंत। अब आते हैं क्लाइव के एंड पर। जिस आदमी ने इंडिया को लूटा, क्या वो खुश रह पाया? जब क्लाइव इंग्लैंड वापस गया, तो वो वहां का सबसे अमीर आदमी था। लोग उसे लॉर्ड क्लाइव कहते थे, लेकिन इंग्लैंड के लोग उससे नफरत भी करते थे। वो उसे नबोब यानी नवाब का करप्ट वर्जन कहते थे। उन्हें लगता था ये चोर है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्लाइव पर करप्शन का केस चलाया। उसे कोर्ट में खड़ा किया गया। पूछा गया, तुमने इतना पैसा कैसे लिया? क्लाइव ने वहां एक लाइन बोली जो उसके एरोगेंस को दिखाती है। उसने कहा, जब मैं मुर्शिदाबाद के खजाने में खड़ा था, मेरे चारों तरफ सोना और हीरे थे। मैं वहां से जितना चाहता उतना ले सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिया। मिस्टर चेयरमैन, आई स्टैंड एस्टॉनिश्ड एट माई ओन मॉडरेशन। यानी मैं हैरान हूं कि मैंने और क्यों नहीं लूटा। क्लाइव केस जीत गया। पार्लियामेंट ने उसे बरी कर दिया क्योंकि वो देश के लिए सोना लाया था। लेकिन क्लाइव अपने अंदर के कोर्ट में हार गया। उसको वापस डिप्रेशन हो गया। वही अंधेरा जो 19 साल की उम्र में मद्रास में था। उसको नींद नहीं आती थी। उसको बंगाल के भूखे लोगों की चीखें सुनाई देती थीं। वो ड्रग्स लेने लगा, ओपियम लेने लगा। 22 नवंबर 1774 क्लाइव अपने लंदन के महल में बैठा था। उसकी उम्र सिर्फ 49 साल थी। उसने वही किया जो उसने शुरुआत में करने की कोशिश की थी। उसने एक चाकू उठाया और अपना गला काट लिया। जिस आदमी ने भारत की किस्मत लिखी थी, वो अपने खून में लथपथ होकर मरा, बिना किसी शांति के। लोग कहते हैं, ही कॉन्कर्ड इंडिया बट ही कुडंट कॉन्कर हिमसेल्फ। कंक्लूजन, द शून्य टेक अवेज। तो दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक वार्निंग है। लेसन 1, डिवाइड एंड रूल यानी यूनिटी इज सर्वाइवल। क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 लोग थे, हम 50,000 थे। फिर भी हम हारे। क्यों? क्योंकि मीर जाफर गद्दार था। जगत सेठ ने पैसे के लिए देश बेच दिया। जब तक हम आपस में लड़ेंगे, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, कोई तीसरा आएगा और हमें लूट कर चला जाएगा। तब वो कंपनी थी, आज वो डेटा कंपनीज हो सकती हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल सिर्फ एक कोट नहीं, एक सच्चाई है। लेसन 2, कॉर्पोरेट ग्रीड वर्सेस नेशनल इंटरेस्ट।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिखाया कि जब प्रॉफिट भगवान बन जाता है तो इंसानियत मर जाती है। आज भी हमें ये देखना होगा कि हमारे रिसोर्सेज किसके हाथ में हैं। क्या हम वापस इकोनॉमिक स्लेवरी की तरफ तो नहीं जा रहे? लेसन 3, कर्मा इज रियल। क्लाइव ने दुनिया की सबसे बड़ी लूट की, लेकिन क्या वो उस पैसे को एंजॉय कर पाया? नहीं, वो तड़प तड़प कर मरा। मीर जाफर जिसने गद्दारी की, वो कोड़ से मरा, लोग उस पर थूकते थे। हिस्ट्री गवाह है, गद्दारी का पैसा कभी सुकून नहीं देता। रॉबर्ट क्लाइव ने इंडिया का दरवाज़ा खोला और हम 200 साल के लिए गुलाम बन गए। लेकिन उस गुलामी के अंधेरे में भी कुछ ऐसे दीपक जले जिन्होंने तूफान का सामना किया। एक ऐसा ही दीपक था साउथ इंडिया में, जिसके पास क्लाइव जैसी कनिंगनेस नहीं थी, लेकिन शेर जैसा जिगरा था। जिसके बारे में कहा जाता है, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। वो कौन था? एक फैनाटिक टायरेंट जिसने मंदिर तोड़े, या एक विजनरी जिसने रॉकेट्स बनाए और अंग्रेजों को धूल चटाई? नेक्स्ट वीडियो में हम टीपू सुल्तान का डीएनए टेस्ट करेंगे, फैक्ट्स के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया, अगर आपको लगा कि हिस्ट्री ऐसे पढ़ानी चाहिए, तो सब्सक्राइब कीजिए शून्य पॉडकास्ट को। हमें 1 मिलियन थिंकिंग माइंड्स की आर्मी बनानी है। तब तक के लिए अपने इतिहास को जानो, ताकि कोई तुम्हें भविष्य में न बेच सके। जय हिंद।